हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑफ प्रिपरेशन बोर्ड में। और आज हम तैयार कराएंगे आपको क्लास 10th की जो आने वाली सीरीज है, जहाँ पे आपको कम से कम 20 नंबर की ठीक ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस सीरीज का ये इंपॉर्टेंस है कि आपको यहाँ पे लिखने का जो आवश्यकता होती है वो कम है। ठीक, आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं है और ना ही आपको ज़्यादा याद करना है। ठीक, तो आपका यहाँ पे टाइम भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बच सकता है। तो ये सोच के चलिए आप कि जो ये सीरीज चलेगी या आज का ये जो वीडियो है, यहाँ से कम एटलीस्ट आपको 5 नंबर के क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए एनर्जेटिक रहिए और सोइएगा मत। ठीक, और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, आज हम यहाँ पे आपको कुछ समथिंग 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन हम लाएंगे इससे संबंधित। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इसके आंसर पता हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन तो हम बता देंगे, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि स्वपोषी पोषण कहते किसे हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसे चीज़ें, ऐसे भी लिविंग थिंग्स जो भी हैं, वो अपना भोजन क्या करें, स्वयं ग्रहण करें। मतलब स्वयं का मतलब होता है कि स्वयं से बनाएं, वो किसी और पर निर्भर नहीं रहते। ठीक, वो क्या है, किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक, वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ऐसे कोई एक नाम बताओ, तो आपके पास आंसर होगा पेड़ पौधे। ठीक, पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आप कहोगे कि हम भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हॉस्टलर होंगे या फिर रूम लेके रहते हैं, तो वो तो कह सकते हैं कि भैया हम भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फिर मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया। ठीक, तो आपका नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि आप जो खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हो वो कैसे हैं, वो पक्के पदार्थ हैं। ठीक, और जो पेड़ पौधे यूज़ करते हैं वो कैसे रहते हैं, कच्चे मटेरियल रहते हैं। ठीक, अब जैसे कच्चे मतलब क्या, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक, ये रहे सूर्य भगवान जी, हंस रहे हैं थोड़े से। ठीक, इसके बाद आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक, तो क्या आप बस इनका उपयोग करके खाना बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो भाई आप भी किस में आ जाओगे, स्वपोषित पोषण में। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, इसलिए आप किस में जाओगे, परपोषी में जाओगे। भाई हम लोग निर्भर रहते हैं। ठीक, किस पे निर्भर हैं, इन्हीं पेड़ पौधों पे, और ये लोग किसी पे निर्भर नहीं है। ठीक, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। अब ऑप्शन देख लीजिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो अभी हमने बताया आपको क्लोरोफिल चाहिए, हाँ भाई बिल्कुल चाहिए। ठीक, सूर्य का प्रकाश चाहिए, भाई इसके बिना तो काम ही नहीं होने वाला। जल चाहिए, रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा। तो एक भाई साहब ऐसे हैं जिनका नाम है ऑक्सीजन। ठीक, इनकी हमको आवश्यकता नहीं है, क्या बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, और उस खाने से जो मिलेगा पोषण। क्यों नहीं है, आप इस रिएक्शन को देखिए। ठीक, यहाँ पे हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये रहा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल हरा भी होता है। ठीक, और यहाँ क्या रहा हमारा सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में हमने निर्माण किया C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण किया। ठीक, अब ये ग्लूकोज कैसा काम करेगा, एक पोषण की तरह काम करेगा, प्रोटीन की तरह काम करेगा। कहाँ पे, पेड़ पौधों में। तो हमको और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपको कौन सा समझ में आया, यहाँ पे आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक, कि हमको स्वपोषी पोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, हमको नहीं चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन क्या है। आप खुद सोचिए श्वसन क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक होता है हमारा ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना, ब्रीद लेना। ठीक, एक होता है हमारा श्वसन यानी रेस्पिरेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो सांस लेने का मतलब होता है कि ये आपका हो गया नोज। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक, चले ठीक, ये आपका नोज हो गया। तो यहाँ से मतलब फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ऑक्सीजन को हमने क्या किया, अंदर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। तो ये श्वसन है, सॉरी ये ब्रीदिंग है। ठीक, आपने सांस लिया बस। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन कोशिकाओं में जाएगा, फिर इन ग्लूकोज को दो भागों में तोड़ेगा, CO2 प्लस H2O में तोड़ेगा, उससे फिर ये भोजन को जलाने में कार्य करता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग छोटा प्रोसेस है। ठीक, अब और इसमें ये फिजिकल होता है और इसमें ये क्या है, केमिकल होता है, यानी केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक 1 सेकेंड, यस ठीक ठीक, 1 मिनट। ठीक,
ठीक, तो यहाँ पे क्या है, श्वसन क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा कि सांस लेना हमारा क्या होता है, श्वसन होता है। ठीक, सांस लेना क्या है, श्वसन है। बाकी जो चीज़ें हैं, खाना खाना, दिन बिताना, सोना, ये सब श्वसन में आता नहीं है। ठीक, आगे बढ़ें अब। ठीक, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत है, प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बता दीजिएगा, हम आपको वहाँ पे समझा देंगे। ठीक, अब बात आती है पाचन का मुख्य उपकरण क्या है, ऐसा कौन सा यंत्र है जो पाचन में सहायता कर रहा है। ठीक, तो क्या मस्तिष्क, क्या आप कहते हो कि भैया मस्तिष्क, मेरा ब्रेन खाना को पचा डालो, तो क्या वो पचाता है, बिल्कुल नहीं। गर्दन, बिल्कुल नहीं, एक माध्यम है। ठीक, ग्रसनी क्या होती है, एक माध्यम देती है खाने को अंदर ले जाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाना गले में ही पच जा रहा है। और अगर खाना गले में ही पच जा रहा है, फिर अमाशय, पेट, इन सबका क्या महत्व है, क्यों है ये सब। ठीक, किडनी नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो ना ही किडनी है, ना ही गर्दन है, ना ही मस्तिष्क है, तो बचा कौन, अपना KGF, आंत। ठीक, ये भी दो होते हैं, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत। ठीक, तो पाचन का मुख्य उपकरण क्या है, आंत हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आओ, खाद्य पदार्थों को शरीर में पचाने की प्रक्रिया, मतलब जो भी आपने चीज़ें खाई हैं वो आपके बॉडी में पच रहा है, उसे पचाया जा रहा है, ये क्रिया क्या कहलाती है। क्या यह बालिकालिक कहलाएगी, क्या यह श्वसन कहलाता है, क्या यह पाचन कहलाएगा, क्या यह यातायात कहलाएगा। आपको यहाँ से कहीं जाना तो है नहीं, ऐसा तो नहीं पाचन को हम पचाने के लिए यहाँ से UP से उड़ेगा, जाएगा अमेरिका, कहेगा नहीं भाई हम तो यहीं पचेंगे। ठीक, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पाचन। सिंपल सा है कि शरीर में भोजन को पच रहा है तो क्या कहलाएगा, पाचन प्रोसेस है। ठीक, आगे बढ़ें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, जिससे हमारी भी एनर्जी बनी रहे। आगे बात करते हैं, शरीर की ऊर्जा के लिए मुख्य स्रोत क्या है। अगर आपके शरीर में ऊर्जाएँ मिल रही हैं तो उसका स्रोत क्या है। ठीक, तो आप बताइए, क्या आपको पानी से ऊर्जा मिल रही है, क्या आपको खाद्य पदार्थ से मिल रही है, और क्या आपको बिजली से ऊर्जा मिल रही है। कैसा कभी हो करंट लगे और कहे आह बहुत ऊर्जा मिल गई भाई, अब तो हम 20 दिन ऐसे बिना कुछ खाए पिए काम कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा तो नहीं है ना। ठीक, और हवा, ये आपको एनर्जी देता है, नहीं। ठीक, तो हवा भी नहीं होगा, बिजली भी नहीं होगा, और पानी भी नहीं होगा, क्या होगा, खाद्य पदार्थ। ये आपको क्या देता है, एनर्जी देता है, यानी ऊर्जा देता है, तो ये स्रोत है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम एक सेकेंड इसको बिठा दें। चले, ठीक, अब बात करते हैं शरीर के किस भाग में खून की शुद्धि होती है, मतलब ऐसा कौन सा भाग है हमारे पूरे बॉडी में जो खून को शुद्ध करता है, यानी गंगा जल पिला रहा है। ठीक, तो वो कौन है, मस्तिष्क है, किडनी है, अग्नाशय है, सॉरी यहाँ पे अग्नाशय रहेगा। ठीक, कि लीवर है, बताइए फटाफट कौन है, मस्तिष्क, यहाँ पे खून शुद्ध होगा, बिल्कुल नहीं। किडनी, थोड़े बहुत चांसेस तो लग रहे हैं, मे बी ये हो सकता है, देखते हैं, आगे बढ़े। ठीक, इसके बाद क्या अग्नाशय, नहीं भाई। लीवर, बिल्कुल नहीं। कौन है तब, किडनी। ठीक, तो हमारा ऑप्शन, हम जा रहे हैं ऑप्शन B के साथ, इसे लॉक किया जाए, बिल्कुल। ठीक, तो आपका ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, आपके शरीर के लिए सही मात्रा में पानी का महत्व क्या है, मतलब पानी अगर आपने पी रहे हैं तो उसका क्या महत्व, क्या सोच के पानी पी रहे हैं आप लोग, बताइए क्या सोच के पानी पिया है आज। ठीक, तो ताजगी बनाने के लिए, क्या सुबह उठ नहीं पाए तो इसलिए पानी पी लिया, कि बुद्धि के विकास के लिए, शरीर की स्थिति को बनाए। अगर ऐसा बात होता तो भाई सब लोग रोज़ 20-20 लीटर पानी पी जाते। ठीक, शरीर की स्थिति को बनाए रखने के, या नींद आने के लिए। नींद आने के लिए कौन पानी पीता है भाई, कुछ नहीं करना पड़ता नींद आने के लिए, बस बेड मिले तो जाओ, तुरंत नींद आ जाएगी। ठीक, शरीर की स्थिति को बनाए के रखने के, हाँ ये आपका सही है। ठीक, बुद्धि के विकास के लिए नहीं, पानी पीने से बुद्धि बढ़ती तो भाई सब बुद्धिमान होते, सब आइंस्टीन होते। ताजगी बनाने के लिए ना। ठीक, तो क्या हम किसके साथ जाएंगे, आप जाना चाहोगे क्या ऑप्शन C के साथ, हम भी जा रहे हैं ऑप्शन C के साथ, और आपका ऑप्शन सही है। ठीक, अब बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो क्या कौन सा कारण है जिसके कारण हम प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, और अगर इसका उपयोग कर रहे हैं हम तो क्या कारण है। ठीक, तो पहले तो क्लोरोफिल जान लीजिए होता क्या है। ठीक, तो आपने सुना होगा एक वर्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्या सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद या स्थित एक वर्णक होता है। क्या है, एक वर्णक। वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट, जो कलर देता है, ठीक, प्रदान करता है। ठीक, तो वो वर्णक क्या है, वही वर्णक क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद एक वर्णक, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, जो पौधों को हरा रंग देता है,
ये हरा रंग। ठीक, तो समझ में आई इतनी बात कि क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद एक वड़क है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं और यह पौधों को हरा रखने में मदद करता है। ठीक, लेकिन अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही होगा 100%? ठीक, कौन सा एग्जाम में आपके छपने वाला है? ठीक, तो और ध्यान से पढ़िएगा, क्या पता आपको इस एग्जाम में यही पूछ ले। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है पानी के अणु को तोड़ने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कोई कार्य नहीं। भाई कुछ ना कुछ काम तो करेगा, इसको तो बिल्कुल कट कर देते हैं। नहीं, कोई ना कोई काम तो करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी करेगा, हाँ, तो भोजन कैसे बनेगा? ये भी गलत हो गया। ठीक, अभी मैंने पीछे आपसे बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को चाहिए भाई, तभी तो भोजन बनाएंगे, नहीं तो पेट सूख के मर नहीं जाएगा। ठीक, पानी के अणु को तोड़ने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसके साथ जाना है? प्रकाश को अवशोषित करने में। ठीक, हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है क्योंकि प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? ठीक, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजन, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा है शर्करा और चौथा है माल्टोस। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? पहले इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अगर आप लॉजिक समझ गए ना तो ये सब क्वेश्चन को तो आप यूँ उड़ा देंगे। ठीक, चुटकी में। ठीक, समझिए, जब भी आप कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं, ठीक, मान लीजिए आपने आज खाया कोई खाद्य पदार्थ। ठीक, अब ये खाद्य पदार्थ बोलेगा अपन जाएगा यानी टूटेगा। किस में टूटेगा? टूटेगा ये कार्बोहाइड्रेट में। किस में टूटा? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट क्या जब बन जाता है तो कार्बोहाइड्रेट भी अपने आप को बदल जाता है। भाई दुनिया है, जब तुम बदले तो हम भी बदल गए। ठीक, तो क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट भी खुद को परिवर्तित कर लिया या फिर बदल गया। किस में बदला? शर्करा में। ठीक, किस में बदल गया? शर्करा में। और इसी शर्करा को बहुत प्यार से हम किस नाम से बुलाते हैं? ठीक, इसी शर्करा को हम बुलाते हैं ग्लूकोज। क्या बुलाते हैं? ग्लूकोज। जो आप ग्लूकॉन डी पी रहे हो ना, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये शर्करा किस में, मतलब इसी शर्करा को हम क्या नाम दिए हैं? ग्लूकोज नाम दिए हैं। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो यही प्रोसेस जो आगे जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। यहाँ पे ना ही स्टार्च होगा, ना ही शर्करा होगा, ना ही माल्टोस होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ग्लाइकोजन। ठीक, सहमत हैं? चलिए, आप सही हैं और हम भी सही हैं थोड़ा बहुत। ठीक, अब आगे आपका क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो फटाफट, अगर आपको आ रहा है तो मैसेज करते रहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, बाकी हम तो बताने के लिए बैठे हैं। चलिए ठीक, पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल कहाँ है या फिर क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हम सही कर देते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है, ये रहा क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या वो पत्ता है, क्या वो तना है, क्या वह क्लोरोप्लास्ट है, क्या वह रक्षक कोष है? ठीक, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? तना होगा? क्या तने से प्रकाश अवशोषित किया जाएगा? नहीं। क्या क्लोरोप्लास्ट से किया जाएगा? नहीं। रक्षक कोष से? जम नहीं रहा है ये। कौन सा लग रहा है आपको? हमको तो भाई पत्ती लग रहा है, यही सही होगा। तुम लोग बताओ। ठीक, सही है? लॉक किया जाए? चलें ठीक, लॉक कर दे रहे भाई, इसको हम लॉक कर दिए। ठीक, ये सही हो गया। चलिए ठीक, आंसर सही है आपका। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? पहले हम बनाएंगे एक सुंदर सी पत्ती। ठीक, ये रहा पत्ती। ठीक, अब आप बताओ, इस पत्ती में इस लीफ में आपको कोई छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं? नहीं, आप बना देते हैं छोटे छोटे। ठीक, अब दिखा? ठीक, ये हो गए छोटे छोटे छिद्र। ठीक है, अब इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहेंगे? क्लोरोफिल कहेंगे? नहीं भाई, ये तो हरे कलर का होता है ना, हरा रंग देने का काम आता है। रक्षक कोष कहेंगे? नहीं। लास्ट ऑप्शन खुद ही लिखा है इनमें से कोई नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो होगा। ठीक, तो बचा कौन? रंध्र। ठीक, क्या कहते हैं? रंध्र। और यह रंध्र आपका दो प्रकार का होता है। जो ये छोटे छोटे छिद्र हैं इसे हम कहते हैं रंध्र, और यह रंध्र आपका दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है खुला रंध्र,
खुला रंध्र, एक होता है आपका बंद रंध्र। अब दोनों काम क्या होता है, ठीक, दोनों का जब भी आपको पानी को ऑब्जॉर्ब करना है, ठीक, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना है तो खुलेगा। अब आप खुद ही सोचिए, जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक, अगर आपको कुछ चीज़ में रखना है तब तो आप बॉक्स खोलोगे, ओपन करोगे, ठीक, और अगर आपको कुछ बाहर निकाल दिए तो फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी होता है। रंध्र मतलब होता है एक, समझ लीजिए, छिद्र, ठीक, क्या है, एक छिद्र है। तो ये दो प्रकार के, खुला होता है, बंद होता है। तो खुलेगा कब, जब कोई चीज़ एब्जॉर्ब करनी हो, और बंद कब होगा, जब हमने भाई निकालना हो बाहर तो हमने निकाल लिया तो बंद कर दिया, और खुला कब, जब हमको लेना होगा कुछ, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पे एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट बताएं अगर हम आपसे पूछें कि जो छिद्र होते हैं, ओहो मिट गया, चलें ठीक है फिर से बना लेंगे, ठीक, जो यहाँ पे रंध्र होते हैं वो क्या ऊपर की संख्या में ज़्यादा होते हैं या नीचे, कहने का तात्पर्य है कि ये जो आपका रंध्र होता है, ठीक, ये जो आपका रंध्र था अभी, वो पत्ती के ऊपर वाले भाग में ज़्यादा होता है या नीचे वाले भाग में, ठीक, सोचिए। फिलहाल हम बताते हैं आपको, आप सोचते रहिए, ठीक। जहाँ पे रंध्र जो होता है वह नीचे की सतह पर ज़्यादा होता है, ठीक, क्यों, क्योंकि जब मान लीजिए हमने यहाँ पे 20 लीटर पानी को एब्जॉर्ब किया, रखा हुआ है, सपोज करिए हमने 20 लीटर पानी को एब्जॉर्ब करके रखा है। अब हमने एब्जॉर्ब किया 20 लीटर, और अगर यही रंध्र ऊपर की ओर होता तो ठीक, तो ज़्यादा जब सूर्य का प्रकाश से पड़ेगा तो पानी वाइपर बन के ऊपर नहीं उड़ जाएगा, यानी वॉस्प बन के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कहाँ गया, ऊपर। तो पेड़ पौधा हरा भरा कैसे रहेगा, सूख जाएगा ना। इसीलिए जो रंध्र होते हैं उनकी संख्या पत्ती के नीचे की तरफ ज़्यादा रहती है, ठीक। शायद आपको बात समझ में आ रही हो मेरी, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। पत्तियों में रंध्र की जो संख्या होती है, जो छिद्र की संख्या होती है, वो नीचे की तरफ ज़्यादा होती है, ऊपर की तरफ कम होती है। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा होगी तो जो वाष्पीकरण होता है, यानी वाष्पन होता है, वो ज़्यादा होगा, जिससे पत्तियाँ हरी भरी कम रहेंगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा, ठीक। चलिए ठीक, तो ये आपको आंसर पता लग गया, रंध्र होता है, ठीक। आगे देखें, अब बात आती है कि पित्त रस का स्राव कौन करता है। बहुत बार एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है कि पित्त रस कहाँ से निकलता है। क्यों पूछा गया आपको पता है ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। यहाँ पर आपको दो नाम मिलते हैं, एक आपको बोलता है पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, और पित्त रस स्टोर कहाँ होता है। तो आप पहले समझिए, ठीक। पित्त रस का जो स्राव होता है, यानी पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है यकृत से। कहाँ से निकलता है, यकृत से। अब इस यकृत के बहुत सारे नाम हैं, जैसे यकृत हो गया, लीवर हो गया इंग्लिश में, ठीक, एक जिगर भी कहते हैं, जिगर का टुकड़ा, ठीक। तो ये क्या होगा, यकृत है, लीवर है और जिगर, इसके 3 नाम हैं, ठीक। इसके बाद हमारा बात आता है कि हम समझ गए पित्त रस कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है, ठीक। इसके बाद पित्त रस का काम क्या होता है, पित्त रस का काम होता है पाचन में सहायता करना, ठीक। क्या करेगा, मतलब जो अपने भोजन खाया है उसको पचाने में मदद करता है, ठीक। इसके बाद इसका ये स्टोर कहाँ होगा, अभी हमने बात किया ना, आपको इसी दो में कन्फ्यूजन होता है कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, पित्त रस स्टोर कहाँ पे होता है। तो जब भी स्टोर होने की बात करेंगे तब वो आपको कहेंगे पित्ताशय, ठीक। याद कैसे रखेंगे, आपने कभी आलय का नाम सुना है, आलय मतलब क्या होता है, घर, ठीक। तो पित्त का घर कहाँ है, पित्ताशय में, आशय समझ लीजिए, या फिर जैसे भी आप याद कर सकते हैं। तो पित्त का आशय यानी पित्त का घर कहाँ पे है, पित्ताशय में, जहाँ पे पित्त स्टोर रहता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो यहाँ से निकलेगा, यानी लीवर से, ठीक, जिगर से या यकृत से, यहाँ से निकलता है। काम क्या है इसका, पाचन में सहायता करना। स्टोर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, ठीक। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको ये समझना है कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है, ठीक। चलें आगे देखें। इसके बाद बात आता है कि इनमें से कौन सा रस अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक। अभी हमने बात की था पित्त रस का, अब हम बात करेंगे अग्नाशय रस कहाँ से स्रावित होता है, ठीक, या फिर अग्नाशय द्वारा कौन कौन से रस निकाले जाते हैं, ठीक। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पे आप जब बोलेंगे अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, तो आप बोल सकते हैं अग्नाशय रस। क्या होता है, अग्नाशय रस। देखिए
हम बस इससे आपको सारी चीज़ें मतलब इससे संबंधित और भी चीज़ें बताते जा रहे हैं जिससे आपका रिवीजन भी होता चले। मे भी आपसे ये बड़े नंबर में पूछ ले तो हाँ आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव तो आपसे सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक, इतना पढ़ने के बाद आपसे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, अगर आपसे कुछ बड़े में भी क्वेश्चन पूछे तो हाँ भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया रहे, ठीक। तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहे हैं आप उसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो अग्नाशय से कौन सा रस निकल रहा है, अग्नाशयी रस या फिर अग्नाशयी रस निकल रहा है, ठीक। काम क्या होता है इनका, सेम वही पित्तरस की तरह पाचन करने में सहायता करते हैं। किस में सहायता करेंगे, पाचन रस में सहायता करते हैं, ठीक। इसके बाद बात आता है कि अब देखिए ऑप्शन आप, ठीक, ऑप्शन देखिए बताइए कौन सही होगा। क्या पित्त का एक प्रधान अंश है, क्या ये पित्तरस का स्राव करता है, फर्स्ट या दोनों होगा, ठीक, बताइए। आपको यहाँ पे आंसर करना था इसका, ठीक। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज ऐसे कुछ एंजाइम हैं जिनका स्राव कौन करता है, अग्नाशय द्वारा होता है, ठीक। ट्रिप्सिन कह लीजिए, लाइपेज कह लीजिए, ठीक, इन सब का स्राव कौन करता है, अग्नाशय करता है, ठीक। आगे बढ़िए, रक्त किस द्रव माध्यम से बना हुआ है, ठीक। तो अगर हम बात करें रक्त की तो आपको फिगर बना के दिखाएं। ये आपका मान लीजिए एक हमने रुधिर वाहिनी पकड़ ली है, ठीक। इसमें अब हम भरेंगे सेकेंड येलो कलर, ठीक, इसमें हम भरेंगे येलो कलर, ठीक। अब इस येलो कलर को आप पता है क्या कहेंगे, इस येलो कलर को आप कहेंगे प्लाज्मा, क्या कहेंगे, प्लाज्मा, ठीक। समझते चलिए ध्यान से, एक एक चीज़ हम आपको डीप में समझाते चलेंगे, ठीक। हमने एक रुधिर वाहिनी पकड़ी है, उसमें हमने पूरा येलो एक तरल पदार्थ भर दिया है जिसे हमने क्या कहा है, प्लाज्मा, ठीक, क्या कहा है, प्लाज्मा। और ये कैसा है, ये तरल पदार्थ की तरह है, कैसा है, तरल पदार्थ की तरह है, ठीक, ठीक। इतने समय बात समझ में आई आपको। अब इसमें हम आपको दिखाएं, देखो जब भी हम ब्लड की बात करते हैं, जब भी आप रक्त की बात करोगे, ब्लड की बात करोगे, तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा तरल, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है हमारा ठोस, ठीक। ब्लड कितने प्रकार के, दो प्रकार, मतलब ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सिंपली समझिए कि ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, एक हमारा होता है तरल, एक हमारा होता है ठोस। तो जो तरल है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा किस कलर का, तो हल्का पीले रंग का होता है प्लाज्मा, ठीक। और ये चिपचिपा पदार्थ जैसा होता है, पूरे उसमें भरा होता है, ठीक। इसके बाद जो ठोस पदार्थ होते हैं, एक सेकेंड पहले इसको मिटा दें फिर आपको समझाएं, ठीक। जब भी आप ठोस पदार्थ की बात करोगे तो ठोस पदार्थ में तीन चीज़ें आती हैं, ठीक। जैसे हमने ठोस पदार्थ की बात की तो यहाँ पे ये यहाँ पे रहेगा, ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा। ठोस पदार्थ में तीन चीज़ें आएंगी, एक आपका आता है आरबीसी, दूसरा आपका आता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आपका आता है प्लेटलेट्स, ठीक। तीन चीज़ें आएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसके बारे में हमने पूरा एक वीडियो बना के ऑलरेडी पढ़ा दिया है ब्लड के बारे में, उसमें डीप नॉलेज है आपको, कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, कितना परसेंट आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की कार्य क्या क्या है, संरचनाएं कैसी कैसी होती हैं, तो उसे वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी इतना समझिए कि प्लाज्मा जो है यह पूरे ब्लड से भी मतलब आधे से भी ज़्यादा भाग किसका होता है, प्लाज्मा का। आधे से भी ज़्यादा भाग कौन कवर करता है रक्त में, मतलब ब्लड में, तो वो क्या है, प्लाज्मा है, ठीक। इसके बाद आपको जो ये रेड कलर के कुछ इस प्रकार के दिख रहे हैं, ये आपका आरबीसी है, क्या है, आरबीसी, ठीक। ऐसे जैसे आपने चॉकलेट खाया होगा ना, चॉकलेट नहीं, क्या कहते हैं उसे, लिविंग चूस टाइप का आता था पहले एक, ठीक है, बड़े से बॉक्स में, तो उसी की तरह क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं। तो आपको याद रखना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक। चलें आगे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वहाँ पे से रिवाइज कर लेंगे, वरना आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग क्या आता है। ये क्वेश्चन शायद रिवाइज हो रहा है एक बार फिर से, ठीक। चलें ठीक है, देख लेते हैं फिर बार। अब आप बता दीजिएगा आंसर, ठीक। ये आपका होमवर्क हो गया, आप बता दीजिएगा इसका आंसर, ठीक। और डीप में एक्सप्लेन करके कि क्या क्लोरोफिल क्या होता है, क्या काम है इसका, क्या क्या करता है, ठीक, किस कम में उपयोग होता है, तो ये आपको बताना है। अब हम बात करेंगे मानव हृदय में पाए जाते हैं, भाई मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक। तो मानव हृदय में पाए जाते हैं, मतलब कितने भाग हैं इसके, ठीक, कितने चैम्बर, सिंपली समझिए कितने चैम्बर होते हैं हृदय में। तो मनुष्यों के हृदय में होते हैं 4 चैम्बर, कितने हैं, 4 चैम्बर, ठीक। आपका 2 अलिंद होगा और 2 आपका निलय होगा, ठीक, 2 अलिंद 2 निलय,
ठीक, अब अलिंद कैसे याद रखेंगे आप, अलिंद कहाँ है और निलय कहाँ है। तो आप इतना ध्यान रखिए, पहले आ आता है कि पहले ना आता है। अगर आप LKG फेल हैं और UKG फेल है तो आप बताएंगे न पहले आता है, लेकिन हम फेल नहीं है भाई, हमको पता है कि अ पहले आएगा। ठीक, तो अ पहले आएगा तो यानी अलिंद पहले आएगा, तो अ यहाँ लिख लो, न यहाँ लिख लो। ठीक, तो अलिंद अलिंद, निलय निलय। अब बाएं साइड है तो बायां अलिंद, दायां साइड है तो दायां अलिंद, बायां साइड है तो बायां निलय, दायां साइड है तो दायां निलय। तो हमारे हृदय में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, आपको ये बात का ध्यान रखना है। ठीक, चलें इसके आगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। अब फिर से हमने बताया कि अभी हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया कि वाष्प कहाँ से बाहर निकलता है, पानी वेपराइजेशन होने के बाद कहाँ से निकलता है। हमने बताया क्या, तना से निकलता है, नहीं बताया। जड़ से बोला, नहीं बोला। फूल से बोला, बिल्कुल नहीं बोला, फूल का तो नाम ही नहीं है अभी तक आया। ठीक, किसका नाम आया था, पत्ता का या पत्ती का। ठीक, इसका नाम आया था, तो हमने बोला था आपको पत्ती से जो पानी स्टोर होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक, किसके माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से। पत्तियों में रंध्रों के माध्यम से पानी को वायुमंडल में या फिर बाहर आकाश छोड़ दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, इसके बाद है आपका मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब वृक्क किस में काम आएगा, क्या पोषण में काम आएगा, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। श्वसन में कभी तो पढ़े ही नहीं आप, अगर इसका वीडियो देखेंगे ना उसमें कहीं नाम नहीं आएगा वृक्क का। ठीक, परिवहन में नहीं भाई, हमको कहीं नहीं जाना है। ठीक, तो इसमें भी नहीं आएगा। इसके बाद क्या उत्सर्जन में आएगा, उत्सर्जन में क्या आएगा, सोच के बताइए। वृक्क किस काम में आता है, वृक्क काम आता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको बाहर निकालने का कारण कौन का कहाँ से होता है, तो वो करता है उत्सर्जन। ठीक, तो बस इतना समझिए कि वृक्क के माध्यम से ही उत्सर्जन पॉसिबल होता है। ठीक, मनुष्य के शरीर। ठीक, इतना समझ में आया, बस इतना याद रखिए कि वृक्क एक तंत्र का भाग है और किसका भाग है, वो उत्सर्जन का भाग होता है। उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जित तंत्र का भाग होता है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, इसके बाद वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो क्या आपको पोषण से ऊर्जा मिल रही है, क्या आप बस पोषण, देखो भाई हाँ थोड़ा बहुत इसमें आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है पोषण से, लेकिन जब तक आप श्वसन की प्रक्रियाएं नहीं होंगी, श्वसन मतलब ये नहीं कि आपने बस कार्बन डाइऑक्साइड लिया ऑक्सीजन छोड़ी, ये वाला नहीं। ठीक, श्वसन मतलब श्वसन सिस्टम वाला पूरा। ठीक, तो जब तक वो प्रक्रियाएं नहीं होंगी तब तक आपको ऊर्जा मिल ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि जब तक वो सेल में जाएगा नहीं, ग्लूकोज जो आपका C6H12O6 है ये 2 भाग में टूटेगा नहीं, CO2 + H2O होगा, और प्लस क्या आपको देता है, एनर्जी देता है। क्या देगा, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो क्या होगा, तभी तो हमको ऊर्जा मिलेगी। तो क्या पोषक खाने तुरंत थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है। ठीक, तो उत्सर्जन बताया भी कि उत्सर्जन किस काम में आता है, उत्सर्जन खराब पदार्थों को बाहर निकालने में आता है। उत्तेजनशीलता में आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो ये गलत, तो सही कौन सा है, तो हम करेंगे ऑप्शन ए पे क्लिक। ठीक, और ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। डन। ठीक, प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। क्या मिलता है भाई प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक, क्या आपको वसा मिला था, नहीं। क्या आपको प्रोटीन मिला था, नहीं। क्या आपको प्रकाश मिला था, नहीं। हमको क्या मिला था, हमको मिला था ग्लूकोज। हमने आपको जस्ट पहले बताया है कि जब प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रोसेस चलता है, जब पूरा रिएक्शन चलता है, तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। ठीक, चलें मतलब फिर से बता देना, चलें फिर CO2 + H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में क्या मिलता है हमको, C6H12O6 हमको यानी ग्लूकोज का निर्माण करके हमको देता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलें, इसके बाद आता है दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो क्या अपघटन का क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या दही को जमाएगा, क्या उत्सर्जन दही को जमाएगा, क्यों भैया दही को बाहर निकालने का काम करता है उत्सर्जन, दही को बनाने का काम नहीं करता। दही को बिगाड़ने का काम कौन करता है, उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण भी दही को खराब कर देगा, बनाएगा नहीं। ठीक, तो एक विधि ऐसी है, ये आपसे मे भी इस बार एग्जाम में पूछ लिया जाए, और आपके जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ाए गए हैं वो कम से कम 80% तो चांसेस हैं ही कि भाई इसमें से मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो फंसेंगे। ठीक, इतना सोच चलिए कि कम से कम इसमें से आपको 5-6 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन तो फंस ही जाने हैं।
ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, किण्वन। किण्वन एक ऐसी विधि है जो दही को जमने में मदद करती। ठीक, इसके बाद है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य क्या होता है? मत्स्य का मतलब होता है मछली, प्याली प्याली मछली। ठीक, मछली जल की रानी है। तो रानी का श्वसन अंग क्या है? कहाँ से सांस लेती है रानी जी? तो रानी सांस लेती है फेफड़े से? नहीं, वो अपनी वाली रानी लेती हैं। यहाँ कौन कितने लेती हैं? गिल से। और गिल से हम क्या कहते हैं? गलफड़ा। ठीक, साइड कपड़ा लिख दिया है तो गलत बात। ठीक, क्या लिखेंगे? गलफड़ा। ठीक, गलफड़ा। तो ये गलफड़े से सांस लेती हैं। ठीक, कौन? मछलियाँ लेती हैं। ठीक, याद रहेगा, गलफड़े से कौन सांस ले रही हैं। अच्छा, याद करने का भी तरीका है। मछली कहाँ रहती है? पानी में। और पानी में जब भी कुछ डालो क्या गल जाएगी। तो मछली कहाँ सांस लेती है? गलफड़े से। ठीक, चले इसके बाद बात आती है क्लोरोफिल वर्णक रंग है। अभी तो बताया भाई साहब, क्लोरोफिल का वर्णक रंग कौन सा है? हरा, नीला, पीला, सफ़ेद। बताओ जल्दी। क्या है? हरा होगा ना। अरे हरा पेन से चला रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो क्या होगा? नीला नहीं होगा, लाल नहीं होगा, सफ़ेद नहीं होगा, क्या होगा? हरा होगा। ठीक, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? अब यहाँ पे आता है आपको कॉन्सेप्ट समझने की बारी। देखिए स्वपोषी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया। मृत जीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो मरे हुए जानवरों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मृतजीवी या मृतोजीवी। ऐसे जीव जो मृत यानी मरे हुए को खाते हैं उसे हम मृतजीवी कहते हैं। समभोजी का मतलब क्या होता है? समभोजी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो ठोस पदार्थों को खाते हैं। ठीक, जो ठोस पदार्थों को खाते हैं। ठीक, इसमें हम भी आ सकते हैं, हम लोग भी ठोस चीज़ें खाते हैं। ठीक, तो अब इसमें ऑप्शन पूछा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि? क्या कवक में स्वपोषी होता है? बिल्कुल नहीं। क्या समभोजी होता है? नहीं, कोई नहीं। ये भी गलत है भाई। तो कौन सा बचा? हमारा बचा मृत जीवी। कौन सा बचा? मृत जीवी। यानी कवक है जो मरे हुए भोजन को खाता, मतलब मरे हुए जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि कवक को हम क्या कहते हैं। ठीक, कवक को हम क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं। ठीक, या फिर बोलते हैं गांव की भाषा में दहिया लग गया है। ठीक, तो दहिया कहाँ लगता है? बताओ, जहाँ पे खराब पदार्थ हो, या फिर जब आप रोटी को कभी पानी में भिगो के रख दें तो वहाँ पे दहिया लग जाता है। ठीक है, अचार में दहिया लगता है। तो ये कहाँ, जब चीज़ों को करना होता है, जहाँ खराब चीज़ होती है वहीं पे क्या मिलता है हमको? कवक मिलता है। यानी मरे हुए जानवरों के जीवों को, कीटों को खाकर कौन अपना पोषण प्राप्त कर रहा है? तो वो कवक प्राप्त करता है। ठीक, इसके बाद बात आती है रक्त क्या है? रक्त बहुत कुछ है भाई, हमको जिंदा रखा है। ठीक, तो अब बताओ रक्त क्या है? क्या ये कोशिका है? क्या ये ऊतक है? क्या ये पदार्थ है? कोई नहीं है। नहीं, कुछ तो है। पहला ऑप्शन, भाई फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, कोई नहीं तो नहीं है, कुछ तो है। अब जब भी आप रक्त की डेफिनेशन याद करते हैं तो आप बोलते हैं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। बोलते हैं कि नहीं? सही से बताइए। बोलते हैं ना कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट में क्या दिखा? ऊतक। तो मतलब हमारा ऑप्शन कहाँ जाएगा? ऊतक की तरफ। पहली लाइन में ही लिखा है डिफिनेशन में कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। और अभी हमने खुद ही बताया आपको कि रक्त क्या होता है? दो चीज़ों से मिलकर बना है, तरल और ठोस। तरल में कौन आया था? प्लाज्मा। ठोस में कौन आया था? RBC, WBC और प्लेटलेट। ठीक, इसके बाद इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? ठीक, आगे क्वेश्चन में देखिए। अब निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? फिर भी बताया था कि आपका अग्नाशय है। नहीं, अग्नाशय तो अग्नाशय रस निकाला है, पाचन में सहायता कर रहा है। आँख से उत्सर्जन नहीं हो रही है भाई। नहीं, कोई नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो कौन बचा? वृक्क। वृक्क ऐसी चीज़ है जो उत्सर्जी अंग है और उत्सर्जन तंत्र में भी इसका कार्य होता है। ठीक, मतलब उत्सर्जन तंत्र में इसका एक मेन पार्ट जो है वो हमारा वृक्क तय करता है। ठीक, इसके बाद आता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्या TB हो रहा है? आपके मसूड़ों में नमक है? नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? रक्त में आयरन की कमी की बात कर रहा है। ठीक, मसूड़ों में ना होते तो फिर भाई कोलगेट कर लेते तुम। TB है? नहीं। मधुमेह है? नहीं। उच्च रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है? नहीं, ना बिल्कुल ना। ठीक, एनीमिया। ठीक, एनीमिया।
ठीक, एनीमिया एक ऐसा रोग है जो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है। ठीक, फिर से सुन लीजिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। 2-3 बार बोल लिया कीजिए, उसी टाइम याद हो जाएगा आपको। दोबारा याद करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, इसके लिए अलग से टाइम निकालेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम बहुत उत्तरदायी है, ठीक, बहुत दुखदायी है। अब इसमें आप इसके वर्ड को देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 वर्ड दिख रहे होंगे, एक ज और एक ल। दिखा? अरे आँख खोल के देखो भाई, जल है लिखा है, ये देखो ज, ये देखो ल। ठीक, तो खुद ही बता रहा है कि हम भाई जल को ढोएंगे और किसी को नहीं ढोएंगे। तो ऑप्शन ए पे मार के निकल जाइए कि जल का वहन करता है, बाकी सबको क्या कीजिए, कट करके निकल जाइए तुरंत। ठीक, तो जाइलम क्या करता है? जल को ले जाता है। ठीक, इसके बाद आता है स्टोमोटा नहीं है भाई, स्टोमेटा है। ठीक, करेक्ट कर लीजिएगा, एक सेकेंड। स्टोमेटा, इससे नहीं, ये नहीं है। ठीक, स्टोमेटा, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? अब देखो, स्टोमेटा ये इंग्लिश है, हिंदी में हमको क्या बताए थे? रंध्र। और रंध्र कहाँ मिला था? छिद्र कहाँ मिले थे हमको? सोचिए, अभी हमने बताया था कुछ देर पहले कि छिद्र हमको कहाँ मिला था, रंध्र कहाँ मिला था? तो हमको तने में मिला था, बताइए, नहीं ना? जड़ में मिला था? जड़ की तो बात ही नहीं की भाई, कोई नहीं में, ये तो कभी सही नहीं हो रहा है। पत्तियों में, हाँ, कहाँ मिला था? पत्तियों में। स्टोमेटा यानी रंध्र यानी छिद्र आपको किस भाग में पाया जाता है पौधों के? तो पाया जाता है पत्तियों में। ठीक, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, किसको छोड़ें? कोई छोड़ने वाला तो नहीं दिख रहा है। क्लोरोफिल चाहिए था, हाँ भाई, क्लोरोफिल की उपस्थिति में हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी था हमारे रिएक्शन में। सूर्य का प्रकाश भी था। बचा कौन सा? लग रहा है सब सही होंगे। बिल्कुल, लॉक किया जाए। हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, यानी स्वपोषी पोषण के लिए आपको क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वाइक करते चलिएगा। ठीक, हाथ बंद करके मत बैठिएगा। चलें, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियाँ हमारी पाई जाती हैं अमाशय में। ठीक, और ये क्या काम करेंगे? यहाँ ये निकालती हैं जठर रस। क्या निकालेंगी? जठर रस। ठीक, जठर रस, और बाकी सारे ऑप्शन छोड़ दें, कट कर दें। ठीक, बाकी ऑप्शन हो जाएंगे कट। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका आंसर है अमाशय में, और यहीं से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। ठीक, आगे बढ़ें। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि हम देखिए, हम लोग में क्या है, हम लोग में ये हृदय हो गया, ये फेफड़े हो गए, फिर किडनी हो, फेफड़े हो गए। ठीक, तो हम लोग में क्या होता है कि यहाँ से ब्लड निकला, फिर यहाँ से यहाँ पूरे बॉडी में, फिर फेफड़े में, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो एक क्लोज साइकिल चलती है। क्लोज साइकिल मतलब बंद साइकिल चलती है। ठीक, इससे बाहर यहाँ पे नहीं निकल जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये यहीं पे गोल गोल घूमता रहेगा। इसे कहते हैं बंद परिसंचरण। और खुला क्या होगा? खुला मतलब घूमे अपना, कहीं भी जाओ भाई, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये हो गया खुला परिसंचरण। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमको आपके इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें बता दे रहे हैं, जो आप मतलब एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए, जब भी आपको खुला परिसंचरण तंत्र पूछे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यह होता किस में है? तो अकशेरुकी जीव में, अकशेरुकी जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक, जैसे कॉकरोच, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या हो गया आपका? कॉकरोच, मुलस्का, मछली, झींगा, इन सब में क्या होता है? इन सब में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अब इसमें ऑप्शन ढूंढिए कौन सा मैच कर रहा है। तो कॉकरोच वाला मैच कर रहा है, यानी ये सही है। लेकिन हम बस ऑप्शन थोड़ी पढ़ने थोड़ी आए भाई, हमको तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सुन लीजिए, इधर हम लिख देंगे बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, बंद परिसंचरण तंत्र। अब इसका क्या, अगर इसमें कशेरुकी है तो इसमें क्या होगा? कशेरुकी, उसमें अकशेरुकी था, इसमें क्या है? कशेरुकी है। किसमें किसमें होता है? पहला तो अपना नाम लिख लो, सब लोग अपना नाम लिखो। मनुष्य में होता है। ठीक, इसके बाद किसमें होता है? घोड़ा में होता है, ऊँट में हो जाएगा, एनेलिडा में हो जाएगा। ठीक, तो ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और इसके 100% चांसेस हैं। ये मत सोचिए कि हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद कल कभी नहीं आता है।
ठीक, तो अभी याद करते चाहिए। खुला परिसंचरण किसमें होता है? अकशेरुकी जीवों में होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉकरोच है, मुलस्का है, मछली है, झींगा है। और बंद परिसंचरण तंत्र कशेरुकी प्राणियों में होता है। किसमें किसमें? एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य में, घोड़ा में और ऊँट में। ठीक, इसके बाद है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। अभी हमने जाइलम बताया था आपको, वो जल को ले जाता है। अब हम बात कर रहे हैं फ्लोएम की, तो जल को तो लेके जाएगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को ढोना ही नहीं है, अमीनो अम्ल को ढोना ही नहीं है, तो किसको ले जाएगा? भोजन को। ठीक, यानी भोजन, खाद्य पदार्थ और कुछ ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जिनको फ्लोएम ढोने में मदद करता है। ठीक, अब बात आती है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। अरे भाई साहब, बताया हुआ है क्वेश्चन, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमने अभी आपको एक फिगर डायग्राम बना के बताया था कि जो पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम प्लाज्मा कहते थे। जो आधे से भी ज़्यादा परसेंट कम, आधे से भी ज़्यादा द्रव से, मतलब जितना द्रव होता है उससे भी ज़्यादा कौन है? प्लाज्मा है। ठीक, जो हल्का पीले रंग का होता है। ठीक, बाकी ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक, इसके बाद है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। हाँ, ये आएगा आपके पेपर में, छपेगा, जरूर देख लीजिएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो क्या मूत्रवाहिनियाँ कहते हैं? नहीं। देखिए, मूत्रवाहिनियों का मतलब होता है जो यूरिन को ले जाए, यानी मूत्र को ले जाने की जो नली होती है उसे हम कहते हैं मूत्रवाहिनियाँ। ग्लोमेरुलस? नहीं भाई। बोमेन संपुट? नहीं, ये तो ऊपर वाले भाग को कहते हैं बोमेन संपुट। ठीक, तो क्या बचा हमारा? हमारा आंसर बचा नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रॉन एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। किसकी? तो वृक्क की। वृक्क क्या है? उत्सर्जन तंत्र में भाग लेता है, यानी एक उत्सर्जी अंग है। ठीक, इसके बाद है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता है। कौन सी है? लिवर। इसी को क्या बोले थे? यकृत। इसी को क्या नाम लिए थे? जिगर। ठीक, बाकी ऑप्शन कट कर दिए जाएं, इस पर क्या किया जाए? लॉक किया जाए। आंसर आपका सही है। ठीक, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक, रक्त का थक्का कौन बनाता है? देखिए, जब भी हमको भी चोट लगती है तो ब्लड कुछ थोड़ी देर बहता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि रक्त में से कोई ना कोई चीज़ पाई, हमारे बॉडी में से कोई ना कोई चीज़ है जो रक्त को बाहर निकलने से रोक लेती है, उसका थक्का जमा देती है, उसको जमा देती है। ठीक, तो पहले तो आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे विटामिन भी हैं और कुछ ऐसे हमारे जो रक्त में पाए जाने चीज़ें, पदार्थ हैं। जैसे आपका एक हो क्या आरबीसी करता है? नहीं, तो रक्त को बढ़ाने में क्या करता है? डब्ल्यूबीसी। देखिए, हम समझा रहे हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म लाल रक्त कोशिकाएं हो गया। ठीक, क्या काम करता है? यह मतलब रेड कलर का होता है। ठीक, और खून को बढ़ाने में सब मदद करता है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं से फुल फॉर्म होता है और ये हमेशा आपको रोगों से बचाने में मदद करता है। ठीक, यानी आपके शरीर में कोई भी रोग होने वाला होगा तो पहले ये लड़ेगा। WWE का पहले मैच चलेगा इधर, जो अगर WBC जीत गया तब तो रोग हार जाएगा, यानी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर वो मजबूत पड़ गया, ठीक, तो आपका WBC क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपका WBC कमज़ोर है तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन, हम तो जा रहे हैं भैया रक्त बिम्बाणु, यानी इसी को कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स जो होता है वह रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। वैसे और भी कुछ थे, फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन भी क्या करता है? फाइब्रिनोजन यह भी प्रोसेस है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। और अगर यही प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, आपने बहुत बार सुना होगा कि कभी भी किसी अगर प्लेटलेट संख्या एक बैग सडन कम हो जाती है। ठीक, वैसे 1.5 लाख तो होना चाहिए, लेकिन अगर उससे भी कम, बहुत जल्दी तेज़ कम हो जाता है तो व्यक्ति की 99.9% है कि वो डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप कभी चोट लगा, कुछ भी हुआ, तो डायरेक्ट क्या होगा? ब्लड बाहर निकलना, होना स्टार्ट हो जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? किन संख्या क्या है? जैसे हमने भी अपने हृदय के बारे में बताया था कि उसमें 4 होते हैं, 2 अलिंद है, 2 निलय हैं। तो ऐसे मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 2। मछली में 2, हमारे में 4। मछली में 2, हमारे में 4। ठीक, अब 2 कौन कौन से हैं? तो सिंपल सी बात है, एक हमारा अलिंद हो जाएगा और एक हमारा निलय हो जाएगा। ठीक, एक अलिंद, एक निलय। ठीक, और
अगर आप देख रहे होंगे तो हम बस आपको ऑप्शन नहीं समझा रहे हैं, मतलब ऑप्शन ऐसा नहीं कि हम आपको टिक करके चले बता के चले जाने का ऑप्शन सही है, उसके साथ और भी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक, जिससे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? क्या वो पारगम्य है? अब सबके हम इससे पहले मतलब समझेंगे। पारगम्य क्या मतलब क्या होता है? पारगम्य का मतलब होता है ये रही एक झिल्ली, ठीक, यहाँ से हमने एक सामान भेजा और यह सामान यहाँ से यहाँ चला गया, पूरा का पूरा। हमने यहाँ 16 सामान भेजे थे, मान लो 10 सामान भेजे थे और 10 सामान यहाँ के यहाँ पहुँच गए, इसे कहते हैं पारगम। पार मतलब पार कर गया, ठीक, पार हो गया पूरा पूरा। अपारगम्य का मतलब होता है हमने भेजे 10, गया एक भी नहीं, ठीक, एक भी नहीं गया, तो ये क्या है? अपारगम, यानी पार हुआ ही नहीं। इसके बाद आती है अर्धपारगम। अर्धपारगम का मान लो भेजा 10, इसमें से 5 यानी कुछ थोड़े बहुत पहुंच गए, थोड़े बहुत नहीं पहुंचे, तो वो क्या है? अर्धपारगम, यानी आधा, थोड़ा बहुत पार हुआ, थोड़ा बहुत पार नहीं हुआ, ठीक। तो अब बताना है आपको कोशिका झिल्ली क्या होती है, क्या वो पारगम है, क्या पूरा अपने पदार्थों को बाहर निकलने की आज़ादी देती है, या अपारगम्य है कि एकदम जाने नहीं देता है, या फिर अर्धपारगम्य है, कुछ को जाने देता है कुछ को नहीं जाने देता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होना चाहिए अर्धपारगम, ठीक, यानी थोड़े बहुत चीज़ों को जब भी आवश्यकता के अनुसार उनको बाहर निकालने देता है और कुछ पदार्थों को अंदर आने की इजाज़त भी देता है, ठीक है। इसके बाद बात आता है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, ठीक। मत्स्य मतलब बताया था ना अभी हमने, मछली, क्या बताया था? मछली। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी सांस कहाँ से लेता है, हमने भी इसका पढ़ा था कि मछलियों में हमने पढ़ा था मछलियों का श्वसन अंग शायद हो चुका है, ये आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो ये गिल्स हैं, ठीक। फेफड़ा तो हम लोग का है ना, फेफड़ा किसका है? मनुष्यों का है, ठीक। चले, नाक तो बस मीडियम है भाई, नाक को मत ऐड कर लेना और नाक कटवाओगे तुम लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग हैं, ठीक, मतलब कौन कौन सा ऐसा है जो प्रकाश को ग्रहण करने में मदद करता है? तो आपका स्ट्रोमा नहीं होगा, ग्राना भी नहीं होगा, हरित लवक भी नहीं होगा, आपका क्या आंसर होगा? पत्ती, ठीक। लवक 3 वैसे भी हमारा लवक जो होता है यहाँ हरित लवक का मतलब ही हरा है, ठीक, हरी कलर का लवक होता है, ठीक। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40वां पाचन, और ये लास्ट भी है आपका, इसके बाद आपका यहाँ पे शायद अब क्वेश्चन नहीं है, ठीक, ये आपका लास्ट है, ठीक। तो है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ पे पूर्ण होती है बताइए? खाना खाया तो कहाँ गया? क्या पूरा चला गया डायरेक्ट पेट में, नली में से गया, कहाँ कहाँ गया, और कहाँ पूरा हुआ, ठीक। तो अग्नाशय में ना, अग्नाशय से एक रस निकलता है, अग्नाशयी रस, जो पाचन क्रिया में सहायता करता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि मतलब पूरा वही भोजन को पचा देता है, बिल्कुल नहीं। क्या बड़ी आंत में? नहीं, बड़ी आंत में जो ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए ये बड़ी आंत हो गया, रुकिए बना रहे हैं, ठीक, ये, फिर इसके बाद ये हमारा जो ये आपको कुंडलिनी डुबा दिखा रहा है, ये हो गया हमारा छोटी आंत, ठीक, ठीक। तो ये बड़ी आंत है, ये क्या है? छोटी आंत। फिर जो कलर चेंज कर दे, ये हमारा जो अंदर का भाग है ये छोटी आंत है, और जो आपको ये वाला पूरा भाग दिख रहा है ये क्या है? बड़ी आंत है, ठीक। तो क्या बड़ी आंत में भोजन पचता है? नहीं, बड़ी आंत में सिर्फ जो ठोस मटेरियल होते हैं जो पच नहीं पाते हैं, बाहर निकालना है उनको, तो क्या होता है? नीचे क्या होता है? ये आपका जो भाग है इसे हम कहते हैं गुदा द्वार। क्या कहते हैं? गुदा द्वार, यानी कि खराब पदार्थों को बाहर यहाँ से निकाल दिया जाता है, ठीक। तो ये यहाँ से खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ये इस काम में आता है। लेकिन छोटी आंत जो होता है यह पूरा जितने भी भोजन का पाचन होगा वो सब कहाँ होगा? छोटी आंत में। जितने भी अपशिष्ट मतलब जितने भी जो अपचित भोज्य पदार्थ हैं वो सब उनका पाचन कहाँ पे होने वाला है? छोटी आंत। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? छोटी आंत। लेकिन अभी एक ऑप्शन बचा है, ग्रास नली, ठीक। ग्रास नली बस एक नली है जो भोजन को नीचे यानी अमाशय तक आने में मदद करती, इससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, ठीक। अब ये पूरा तो आपका सीरीज ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको लग रहा हो कि इससे आपका कुछ भला हो जाएगा, ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम, ठीक, टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे काफ़ी लोग हैं और आप भी एक ऐड हो सकते हैं ऑप प्रिपरेशन बोर्ड के नाम से, जहाँ पे आपको इससे संबंधित सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।